अब है क्या बच गया, क्या बच गया, हाइड्रोजन। क्या बच गया, हाइड्रोजन अकेले रहता है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। किस रूप में रहेगा, मॉलिक्यूल के रूप में, अणु के रूप में। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं ना तो क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। चलो बहुत सारे चीज़ों का आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि हाँ परमाणु मिलता है तो अणु बनता है। और एक बात और सीख रहे हैं कि हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता है भैया, यह जब भी रहेगा तो अणु के रूप में रहेगा। और दूसरा बात ये भी सीख रहे हैं, तीसरा बात बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं। मतलब एक बात हम पढ़ा रहे हैं, सारे बातों को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रह जाए। खाली मेरा लेक्चर सुनते जाइए आप, ठीक है। किताब तो आपके हाथ में है, किताब घर में भी है, घर में भी आप कर सकते हैं लिखने पढ़ने का काम, समझने का काम बाकी तो मैं करवा देता हूँ। आइए, मैग्नीशियम एक था, मैग्नीशियम एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, एक। और इधर कितना है, बैलेंस करना है ना। चलिए लगा दीजिए, 2 लग गया। क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन है ना 2, हो गया बैलेंस। देख लो एक बार दोनों तरफ, मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम कितना, क्लोरीन कितना, क्लोरीन कितना, क्लोरीन कितना, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना, बैलेंस। तो मैंने रटा तो नहीं था, ये पूरा रिएक्शन रटा तो नहीं था, ये पूरा रिएक्शन रटा तो नहीं था। बहुत बच्चे रटते होंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा तो कौन सा मतलब चीज बनाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। अब यहाँ पे बच्चा भूल गया कि 2 लिखे कि 3 लिखो, ये भूलने का चीज़ है। मैं बचपन से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को 2 साल से बोल रहा हूँ, 9 से ही बोलते आ रहा हूँ कि बाबू इसको संयोजकता रट लेना, जीवन भर काम देगा। इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। जैसे पहाड़ा के बिना भागा अधूरा है, गुना अधूरा, दूका पहाड़ा आ ही नहीं रहा है। अब बोलते 8 बार पढ़ के बताओ तो बाबू कैसे पढ़ेगा, बता दो, दिमाग लगाओ, कोई उपाय है। अब बोल रही हाँ सर, अब छौका पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो इसका कौन सा उपाय है। जोड़ते रहेंगे हम, भागा देने के लिए जोड़ेंगे, छो 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 छो। उतना बुद्धिमान रहता तो पहाड़ नहीं रट लेता। खुद समझने की बात है। तो छोटी छोटी चीजें जो हम बोला करते हैं कि रट जाया करो, रोज रिवीजन कर, जैसे पहाड़ा रटना जरूरी था उसी बैलेंसिंग भी रटना जरूरी था। समय चूंकि कम है, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग का स्पीड बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिंक वाला बात क्लियर बाबू मेरे, सुनो पेज नंबर 41 देख रहे हैं ना आप लोग। जिस तरह का 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है, तीसरा एग्जाम्पल है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, जिंक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से हुआ उसमें भी। फिर है अल्मुनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, इसी तरह से हुआ है, बैलेंसिंग किया गया है। अब देखो ना, अल्मुनियम वाला में क्या लिखा है, सुनो। अल्मुनियम को रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक। किताब देखो, किताब देखो सब लोग। अल्मुनियम को रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, तो अल्मुनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ बताओ मैं, अल्मुनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ये तो अल्मुनियम मिलेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, अब आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 3 लिखे, क्या लिखें नहीं समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अल्मुनियम और क्लोरीन साइड में कहीं पर लिख लीजिए। अल्मुनियम का वैलेंसी कितना और क्लोरीन का वैलेंसी कितना, क्रिस क्रॉस करोगे तो 1 इधर और 3 इधर, क्या बन गया यहाँ पर, Cl3। कौन सा गैस बच गया, हाइड्रोजन गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेगा, H2 के रूप में रहता है, अकेले नहीं रहता है। अब देखिए इसी को बैलेंस कर दीजिए। क्लोरीन कितना है बताओ, क्लोरीन कितना है, इस क्लोरीन को भी 3 करना है, 3 किए हुआ। हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं ताकि आप लोग सीखें, समझ गए। मत मिलाइएगा आप लोग किताब से कि इसमें 6 लिखा हुआ है, आप लोग यही नहीं सोच रहे होंगे, नहीं, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ ताकि मेरी गलती से आप लोग सीखें। उनको सब पता है कि कहाँ पे क्या है। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था। क्लोरीन के चलते क्लोरीन 3 था, हम भी सोचे कि इधर भी 3 हो जाए तो 3 लिख दिए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, फंस गया मामला यहाँ पे आके। तो ऐसा क्या किया जाए, 2 के आगे बढ़ते हैं, 3 के आगे बढ़ते हैं, 4 पे कर नहीं सकते। अगर 4 हाइड्रोजन कर देंगे,
4 अगर हाइड्रोजन कर देंगे तो क्लोरीन भी 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो क्या ऐसा किया जाए कि इधर की मामला और इधर की मामला बराबर हो जाए? तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 2 है और इधर क्या था 3 है। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 6। कितना होता है? तो यहाँ पे 6 किए, क्या किए? 6 किए, 6। तो 6 गो हाइड्रोजन, के गो हाइड्रोजन, के गो हाइड्रोजन, तो क्या कर दिए अब? 6 गो हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन के गो था और इधर क्लोरीन के गो है 6 गो। 6 गो आगे में क्या लगा दिया? द्वितीय कितना क्लोरीन? द्वितीय कितना? 6 गो क्लोरीन है कि नहीं है? अल्युमिनियम के गो हो गया, इधर अल्युमिनियम के गो है। अब देखिए तो दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं? तो बैलेंसिंग पहला चैप्टर था, बैलेंसिंग पहला चैप्टर था। पहला जो छोड़ा है, जो बच्चा लापरवाही किया है, उसको ये समय दिक्कत होगा। हम पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे हो गया। हम अगर पूछ दे किसी बच्चे से जो क्लास पहला चैप्टर नहीं पढ़ा था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? भले ही वो बोल देगा कि सर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा? ये भी सॉल्ट है। जब कोई धातु क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई धातु क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट। लेकिन ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। खाने वाला सॉल्ट आपका यहाँ पर है। आप हम कौन सा सॉल्ट खाते हैं? NaCl खाते हैं। AlCl2 नहीं खाते हैं, NaCl खाते हैं। MgCl2 नहीं खाते हैं, NaCl खाते हैं। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, लेकिन ये वाला सॉल्ट को खाते हैं, ये सब सॉल्ट को नहीं खाते हैं। तो ध्यान रहने, हम लोग सारे सॉल्ट को नहीं खाते। सब बढ़िया, मजा आ रहा है? तो उसी तरह का डेयर और भी एक एग्जाम्पल है, 5वां एग्जाम्पल, बुक देख लो। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद स्वयं समझें। इसी तरीके से उसमें बताया गया, क्या बताया गया है मैं बता दूं कि कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु का मतलब क्या होता है? प्योर, कोई पानी नहीं, कोई पानी उनी डाला हुआ नहीं रहना चाहिए, प्योर एसिड होना चाहिए। तो कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तुम साफ साफ लिख दिया है कि कॉपर जो है, कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। मिला देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखेंगे ना। ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है? कॉपर, दिया हुआ रहेगा ऑप्शन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम किया, रिएक्शन किया तब ना बना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम में किया, लेकिन कॉपर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं। ये भी एक जीके बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। सब नोट्स में सब आप लोगों को स्वयं लिख के लाना है, चेक कराना है, टाइम कम है इसलिए ऐसा किया जाता है। अब 5वां नंबर तो समझ में आया, 6ठा नंबर में आइए, देखिए 6ठा नंबर, पेज नंबर 42। नाइट्रिक अम्लों के साथ किसी धातु की अपक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। क्या? नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी धातु को अपक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त होती। इसका कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अपक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं अपकृत होकर NO2 आदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किंतु मैग्नीशियम एवं मैंगनीज धातुएं बहुत तनु नाइट्रिक अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब सुनिए, अभी तक आप लोगों ने जो रिएक्शन सीखा था वो सीखा था कि कौन सा एसिड के साथ, बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन अब जो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे। फॉर्मूला बताओ नाइट्रिक एसिड का, तब ना रिएक्शन करवाओगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, ध्यान नहीं होगा। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। एक प्रश्न है आप लोगों से, कोई धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया करके कौन सा गैस का निर्माण करती है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। कौन सा गैस का निर्माण करती है? धातु
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके किस किस चीज का निर्माण करती है? नमक और हाइड्रोजन गैस। नमक और जल नहीं, नमक और, अभी बताए थे ना, नमक जल बना था, H2O बना था, नहीं बना था। ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएगा? ऑक्सीजन था नहीं था। अब हम बात करेंगे कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ, कोई भी धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनावेगा? कोई भी धातु जब अभिक्रिया करता है ना, सुनो, कोई भी धातु अभिक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। बाबू, कोई भी धातु नाइट्रिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। लेकिन कुछ अपवाद है कि मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अच्छा, क्वेश्चन है कि धातु नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन बनता है या हाँ या ना? ध्यान भटक गया। खेल नहीं, केमिस्ट्री सबको समझ में नहीं आता, जैसे हिस्ट्री नहीं ना समझ में आता जल्दी। धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब धातु नाइट्रिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण। सोना एवं प्लैटिनम धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किंतु अम्लराज, अभी हम बोले थे अम्लराज, अभी एक्वा रेजिया का नाम लिए थे, उसको बोलते हैं अम्लराज। हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज। सोना एवं प्लैटिनम अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किंतु अम्लराज में ये घुल जाती है। अम्लराज में सोना और प्लैटिनम जानते हैं सबसे महंगी धातु है, सोना से भी महंगा है प्लैटिनम, सोना से भी महंगा प्लैटिनम। ये किसी भी अम्ल में अभिक्रिया नहीं करती, किसी भी अम्ल में अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन अम्लराज में इसको अगर डाल दिया जाए तो अभिक्रिया क्या सीधा एकदम घुल जाएगी। जैसे एक मिश्री का ढेला को पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे घुल जाता है, उसी तरह से सोना भी पूरी तरह से घुल जाएगा। किसमें? अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण है, जिसमें आयतन के विचार से तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक भाग HNO3 रहता है। तीन भाग क्या रहता है? अम्लराज क्या बोलते हैं? अम्लराज क्या बोलेंगे? अम्लराज। एक्वा रेजिया। एक्वा का मतलब होता है जल। एक्वा का मतलब क्या होता है? इसमें देखो तनु नहीं कहा है, इसमें तनु नहीं कहा है, कहा है सांद्र। क्या कहा है? सांद्र। इसमें पानी की मात्रा हल्का रहेगा। साथ ही साथ अम्लराज जो बनता है दो चीजों से बनता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या से? नाइट्रिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अम्लराज। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कितना मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना भाग रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कितना भाग रहेगा HNO3? तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीन भाग रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक भाग रहेगा
नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको कौन सा एसिड पढ़ा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको कौन सा एसिड पढ़ा जाता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको कौन सा एसिड नाम है? नाइट्रिक एसिड। अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 3 भाग। और नाइट्रिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो किसी अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करती, लेकिन अम्ल राज में डाल देने के बाद सीधा घुल जाती है? कौन सा धातु ऐसी है, कौन सी ऐसी धातु है जिसको एक्वा रेजिया में डालने के बाद आसानी से घुल जाती है? धातु का नाम मैं पूछ रहा हूँ ना, सोना और प्लेटिनम। मतलब अब जब सोना पिघल जा रहा है, जब प्लेटिनम घुल जा रहा है, तो लोहा टीना तो आसानी से घुल जाएगा नहीं? कॉपर भी, कोई भी धातु एक्वा रेजिया में डालेंगे वो सीधा। अब आइए, धातु के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया। धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया। क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जब जिंक धातु के एक टुकड़े को कम सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और कॉपर धातु की लाल परत जिंक धातु पर जम जाती है। देखिए, एक चीज को समझिए, एक लाइन में समझ में आएगा। यहाँ पे हेडिंग ही आपको समझ में नहीं आया होगा। हेडिंग किसको किसको समझ में आ गया? एक लड़का को लड़वा दिया गया दूसरे लड़का से, लेकिन दूसरा लड़का जो है कमजोर है। कौन पहला लड़का जीतेगा कि दूसरा लड़का जीतेगा? पहला। उसी तरह से एक धातु को अपक्रिया करवाया गया दूसरे धातु के लवण के साथ। किसके साथ? दूसरे धातु के लवण के साथ। अब पहला वाला धातु मान लो कि अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो जो कमजोर वाला है, कम क्रियाशील है, उसको हटा देगा, अपने जगह उसके साथ जुड़ जाएगा। वही चीज होगा, देखो करके दिखाते हैं। ठीक है, अब बताओ, नाम मैं नहीं लिखूंगा, क्या लिखा हुआ है? जिंक। ये क्या है? इसी को बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? बार बार हम रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको जुबान पे आ जाए। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा। ये क्या लिखा हुआ है? जिंक सल्फेट। SO4 को क्या पढ़ा जाता है? जिंक सल्फेट। SO4 को सल्फेट और जिंक लगा हुआ इसलिए जिंक सल्फेट। और ये क्या है? कॉपर। तो ये प्लस में, ये वाला प्लस, ये वाला सल्फेट माइनस में, सल्फेट माइनस में, और कॉपर प्लस वाला किसके साथ मिलेगा? तो क्या बन गया? सही है कि गलत? सही है। तो देखो, जिंक थोड़ा सा पावरफुल है। जिंक जो है ना अधिक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी देखिए, सक्रियता श्रेणी निकाल के देखिए कौन ज्यादा सक्रिय है, जिंक की कॉपर? तो जिंक ताकतवर था, इसका मतलब जीत गया। जिंक क्या किया? कॉपर को, हटो, तुम कहां से आ गया? जी, कॉपर भाग गया, कॉपर किनारे पकड़ लिया। देखो, कॉपर अकेले हो गया ना? है ये वाला एरो लास्ट एरो। अरे कॉपर नीचे, और नीचे के मतलब ये होगा कि गैस है कि उड़ेगा, हमको उड़ावेगी। हम गैस है, हमको उड़ जाएंगे। कॉपर उड़ने वाला चीज है? अरे कॉपर उड़ने वाला चीज है। ऑक्सीजन रहता, अगर ऑक्सीजन रहता तो ऐसे, हाइड्रोजन रहता तो भी ऐसे, नाइट्रोजन गैस रहता तो भी ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि गैस बना लेकिन उड़ गया। यही कॉपर है, जमीन में उड़ता है, जमीन पे उड़ रहा है। समझ में आ रहा है सबको?
किताब पढ़ना सिखा रहा हूँ, मैं नोट्स तैयार करना नहीं सिखा रहा हूँ। किताब ही आपका नोट्स रहता है, लेकिन आप लोग अलग से नोट्स बनाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है और करना भी चाहिए सबको, मुझे भी लाइफ में नोट्स बनाना चाहिए। तो हम आपको सारा अंडरलाइन कर रहे हैं, आज अंडरलाइन करके बुक दे देंगे, अपना अपना बुक अंडरलाइन कर लीजिए, सबके घर में किताब है, उसी को नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हम भी तो किताब का ही चीज़ लिखवाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि हम अलग किताब से कभी कभी एक आध बार होता है वो हम एक आध बार करवा देंगे, किताब में ही अंडरलाइन कर देंगे, उसको लिख लीजिएगा, किसको याद करना है किसको छोड़ना है वो सब बता देंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल छोड़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल भी छोड़ते हैं, टाइम पास हो जाएगा, सब चीज़ वही है, टाइम भी हो गया। थोड़ा सा हम शुरुआत खाली कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, बाबू आ गया वही चीज जो हम होमवर्क दिए थे, होमवर्क तक पहुंच गए हैं। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, बाबू इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि कौन क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। स्टैंड अप प्लीज। अब लड़ाई हो रहा है, अब लड़ाई हो रहा है, एक लड़का दूसरे लड़का को पट कर दिया। कुश्ती देखे है ना कि टेलीविजन पर भी कुश्ती दिखाता है कभी कभी, तो जब एक लड़का किसी दूसरे पहलवान को पट कर दिया है तो आप क्या समझिएगा, ऊपर वाला जीता कि नीचे वाला जीता? ऊपर वाला जो पट कर दिया है वो जीता। उसी तरह से किसने किसको हटाया बताओ? जिंक ने किसको हटा दिया? इसका मतलब कि अधिक क्रियाशील कौन है? अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस निम्न रिएक्शन को देखकर, निम्न क्रिया को देखकर बताएं कि अधिक क्रियाशील कौन है, बता दीजिएगा पक्का? चलो बहुत बढ़िया। जिंक किससे क्रियाशील है? इस रिएक्शन के अनुसार बताइए कि कॉपर अधिक क्रियाशील है या जिंक? ये हो गया पहला उपाय क्रियाशील समझने का। दूसरा उपाय क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी भी देख के कोई बच्चा बता सकता है कि जिंक क्रियाशील है कि कॉपर? बताओ तो जिंक का पहले नंबर आएगा कि कॉपर का? जिंक का। जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसका नंबर पहले आता है कि बाद में आता है? बहुत बढ़िया। तो आइए आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी बैक साइड में देख लीजिए। देख रहे हैं सब लोग? क्रियाशीलता श्रेणी याद रहेगा कल तक? कल याद हो जाएगा? कल क्या कर, आज मैं इस बुक को अंडरलाइन कर रहा हूँ 2 पेज आगे तक, और उसी तरह से आप लोग भी अंडरलाइन कर लेंगे। 2-3 किताब अंडरलाइन करवा लेंगे, 3-4 बच्चा को बुला करके सामने में ये अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो, ठीक है? और उसी चीज को अगले क्लास में दोहरा दिया जाएगा, उसी चीज को अगले बार समझा दिया जाएगा। आप लोग नोट्स घर में तैयार कीजिए। पहला नोट्स तो ये है और दूसरा नोट्स आपका कॉपी रहेगा, ठीक है? सिट डाउन। कैसा लगा आज का पढ़ाई? स्टॉप करो।